हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज मैं आपको सेबी एक्ट का रिवीजन करा रहा हूँ बहुत फास्ट में मैनर में और बहुत कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, जो कि आपको हार्डली 20 से 30 मिनट्स में अराउंड ये पूरा एक्ट रिवाइज हो जाएगा, पूरा वोल कंसेप्ट। तो ट्राई टू लर्न वोल थिंग। और इस वीडियो को प्लीज़ वही लोग देखें जो एक बार कंसेप्ट पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि थोड़ी सी फास्ट रहेगी क्लास, क्योंकि ये रिवीजन क्लास है बेसिकली। तो और इससे एक क्वेश्चन नॉर्मली हर एग्जाम में रहता है सेबी एक्ट से, और इससे बहुत सारी चीज़ें याद रखने लायक हैं। मेनली ये जो एक्ट है मोस्टली बहुत सारी चीज़ें इसमें आपको रटना है, याद करना है। सबसे पहले सेबी का ऑब्जेक्ट दिया गया टू प्रमोट द इंटरेस्ट ऑफ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, प्रमोट द सिक्योरिटी मार्केट, फेयर डीलिंग, रेगुलेट द सिक्योरिटी मार्केट, डेवलप द कोड ऑफ कंडक्ट फॉर इंटरमीडियरी लाइक ब्रोकर, मर्चेंट बैंकर। उसके बाद सेबी का कंपोजिशन, सेबी को स्टेब्लिश कौन करेगा और उसका कंपोजिशन। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी सेबी को ऑफिशियल गजट में, उसकी सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होगी जो बॉडी कॉर्पोरेट की होती है। सेबी में एक चेयरमैन रहेगा जो सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, 2 मेंबर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस नॉमिनेट करेंगे, 1 मेंबर आरबीआई नॉमिनेट करेगी और 5 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, जिसमें से मिनिमम 3 वोल टाइम मेंबर होने चाहिए। और जो चेयरमैन और 5 मेंबर हैं, इनकी क्वालिफिकेशन, इनके पास एबिलिटी और इंटीग्रिटी होनी चाहिए टू डील विथ प्रॉब्लम इन द सिक्योरिटी मार्केट एंड नॉलेज एंड एक्सपीरियंस इन द अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, फाइनेंस एक्सेट्रा। टेन्योर रहेगी चेयरमैन और वोल टाइम मेंबर की 5 ईयर और 65 ईयर एज, विच एवर इज अर्लियर। और पार्ट टाइम की कोई टेन्योर नहीं दी गई है एक्ट में, बट रूल में दिया गया है नॉट एक्सीडिंग 3 ईयर, 3 साल लिख लीजिएगा, 3 साल से अधिक नहीं रहेगी पार्ट टाइम मेंबर की, बट नो एज क्राइटेरिया। टर्मिनेट, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी चेयरमैन और मेंबर को टर्मिनेट कर सकती है बाय गिविंग 3 मंथ नोटिस या 3 महीने की सैलरी के बदले में। आज अगर रिमूव तुरंत करना है तो 3 महीने की आपको सैलरी देकर आप उसे टर्मिनेट कर सकते हैं। रिलिंक्विशमेंट, रिजाइन देना, चेयरमैन और मेंबर कभी भी रिजाइन दे सकते हैं बाय गिविंग ए 3 मंथ नोटिस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 महीने की नोटिस एडवांस देनी पड़ेगी, तभी आप रिजाइन की इफेक्टिव होगी आपकी। सेबी जो भी डिसीजन लेगी वो मीटिंग के थ्रू लेगी, और मेजोरिटी जैसे बोर्ड मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं वैसे। और अगर किसी मेंबर का इंटरेस्ट है किसी मैटर में तो उसको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना है और वो उस मैटर में, उस मीटिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। नेक्स्ट, रिमूवल ऑफ रिमूवल, सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है चेयरमैन और मेंबर को अगर वो इंसॉल्वेंट हो गया, कभी भी अनसाउंड माइंड कभी भी डिक्लेयर हो गया कोर्ट के द्वारा, या उसने ऑफेंस किया है इन द ओपिनियन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मॉरल टर्पिट्यूड, और अगर वो अपनी पोजीशन का मिस यूज कर रहा है, बट इस ग्राउंड पर उसे अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड जरूर दिया जाएगा, एब्यूज वाले ग्राउंड में। अगर सेबी कोई प्रोसीडिंग कर रही है किसी कंपनी के अगेंस्ट में, ब्रोकर के अगेंस्ट में, तो वो प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी इस ग्राउंड के बेसिस पर कि सेबी के कॉन्स्टिट्यूशन में डिफेक्ट है, या सेबी में वैकेंसी चल रही है, वहाँ पर जो मिनिमम मेंबर होने चाहिए वो नहीं है, या फिर सेबी के जो अपॉइंटमेंट में है वो डिफेक्ट है, जो मेंबर के अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है। तो इन सभी ग्राउंड, या सेबी ने जो प्रोसीजर फॉलो किया वो इरेगुलर है, तो इस ग्राउंड के बेसिस पर प्रोसीडिंग इनवैलिड नहीं होगी, प्रोसीडिंग वैलिड रहेगी। देर आफ्टर फंक्शन ऑफ सेबी, जिसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम में आते हैं। वैसे सेबी का मेन फंक्शन है रेगुलेट करना, स्टॉक ब्रोकर का रजिस्ट्रेशन करना, स्टॉक ब्रोकर, सब ब्रोकर, म्यूचुअल फंड, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इनकी स्कीम, इन सभी का रजिस्ट्रेशन करना। सेबी को पावर है कि वो इंस्पेक्शन कर सकती है बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ लिस्टेड कंपनी, या ऐसी कंपनी जो लिस्टेड होने वाली है, इफ कंपनी इंगेज इन द इनसाइडर ट्रेडिंग और फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिसेस। सेबी के पास सेम पावर होंगे जो सिविल कोड को होते हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। नेक्स्ट लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, 11 सब सेक्शन 4। सेबी ना इंक्वायरी अगर पेंडिंग चल रही है या कंप्लीट हो गई है, तो अगर सेबी को पता चल गया कि वायलेशन हुआ है एक्ट का, रूल्स का, तो सेबी ये सभी एक्शन ले सकती है कंपनी के अगेंस्ट में, स्टॉक ब्रोकर, इंटरमीडियरी के अगेंस्ट में। सस्पेंड द ट्रेडिंग, रिस्ट्रेन द पर्सन फ्रॉम असेसिंग द सिक्योरिटी मार्केट or deal in the security, suspend the officer of stock exchange, impound or retain the proceed of transaction which is under investigation, and direct any person connected with the security market
not to dispose of any asset which is forming part of investigation like शेयर जो आप डिस्पोज ऑफ नहीं करोगे क्योंकि उसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एंड अटैच द बैंक अकाउंट ऑफ इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएट विद सिक्योरिटी मार्केट फॉर नॉट एक्सीडिंग 90 डेज। लेकिन अगर 90 डेज से अधिक अटैचमेंट करना है तो सेबी को कंफर्मेशन लेना पड़ेगा, ऑर्डर, परमिशन स्पेशल कोर्ट से, एंड सच अटैचमेंट शेल कंटिन्यू ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ प्रोसीडिंग। कोर्ट में जब तक पेंडिंग चल रही है तब तक अटैचमेंट कंटिन्यू चलेगा, और अगर कोर्ट ने बोला कि वो पर्सन लायबल है पेनल्टी के लिए तो फिर उस बैंक अकाउंट से रिकवरी की जाएगी पेनल्टी, सेक्शन 28। सेबी ये सभी ऑर्डर पास करने से पहले रीजन रिकॉर्ड करेगी राइटिंग में, और इन द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट के इंटरेस्ट में ऑर्डर पास करेगी, और सेबी सेल गिव अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड बिफोर पासिंग द ऑर्डर। एक बार ऑर्डर पास करने से पहले या बाद में, ये पहला केस है जिसमें सेबी ऑर्डर करने के बाद में भी अपॉर्चुनिटी दे सकती है, या तो पहले देगी या बाद में। नेक्स्ट सेक्शन 11A, सेबी को पावर है कि सेबी प्रोहिबिशन लगा सकती है या कंडीशन लगा सकती है रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सब सेक्शन 1 बोलता है कि सेबी को पावर है कि सेबी रेगुलेशन के थ्रू कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है सब्जेक्ट टू विच क्या बोलते हैं, इशू ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के बारे में सेबी कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है बाय मेकिंग द रेगुलेशन। तो सेबी बाय रेगुलेशन इशू और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के बारे में रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई कर सकती है कि जब भी कंपनी शेयर इशू करेगी, लिस्टेड कंपनी, तो उन्हें ये सब एलिजिबिलिटी, ये सब कंडीशन कंप्लाई करनी है, एंड मैनर इन विच सच मैटर शैल बी डिस्क्लोज, और प्रोस्पेक्टस में क्या क्या मैटर डिस्क्लोज करने। सेबी जर्नल या स्पेशल ऑर्डर पास करके या तो प्रोहिबिशन कर सकती है रिगार्डिंग इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, या कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है कि अगर आप ये सभी कंडीशन कंप्लाई करोगे तो आप प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हो। सेबी में स्पेसिफाई द कंडीशन फॉर इशू और ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी के बारे में कंडीशन स्पेसिफाई कर सकती है, दैट्स ए सेक्शन 11A। नेक्स्ट 11AA, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। एनी पूलिंग ऑफ फंड अंडर एनी स्कीम और अरेंजमेंट, फंड को इकट्ठा करना विच इज़ नॉट रजिस्टर्ड, वो स्कीम सेबी के पास रजिस्टर्ड नहीं है, और जो सब सेक्शन 3 में कवर नहीं है। सब सेक्शन 3 में मतलब कौन कौन से चीज़ें हैं, लाइक डिपॉजिट्स अगर कंपनी एक्सेप्ट कर रही है तो उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं माना जाएगा। एनबीएफसी अगर डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रही है तो उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं माना जाएगा। निधि कंपनी अगर मेंबर से डिपॉजिट ले रही है तो उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं माना जाएगा। इंश्योरेंस कंपनी अगर पॉलिसी होल्डर से अगर पॉलिसी का पैसा ले रही है, प्रीमियम का या यूलिप यूनिट का, तो उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं माना जाएगा। म्यूचुअल फंड कंपनियां अगर फंड कलेक्ट कर रही है तो उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज द कि अगर सोसाइटी अपने मेंबर से अगर किसी स्कीम के अंदर पैसा मेंबर से ले रही है तो उसे कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं माना जाएगा। तो ऐसी स्कीम और अरेंजमेंट जिसमें पूलिंग ऑफ फंड है, जो सब सेक्शन 3 में कवर नहीं है, और जिसमें मिनिमम कॉर्पस अमाउंट 100 करोड़ का है, मतलब जो मिनिमम कॉर्पस है, मिनिमम फंडिंग जो पूलिंग ऑफ फंड होगा वो 100 करोड़ या उससे अधिक का है, शैल डीम टू बी द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, जिसमें इन्वेस्टर कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, जिसका यूज किया जाएगा फॉर द पर्पज ऑफ स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। इन्वेस्टर का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा उस स्कीम में, डे टू डे अफेयर्स में, और इन्वेस्टर को प्रॉफिट मिलेगा, इनकम मिलेगी, प्रॉपर्टी मिलेगी उस स्कीम से। दैट्स ए कॉल्ड द कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। नेक्स्ट 11C, इन्वेस्टिगेशन, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2 ग्राउंड के बेसिस पर सेबी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अगर सेबी के पास रीजनेबल ग्राउंड टू बिलीव है कि ट्रांजैक्शन इन सिक्योरिटी जो हो रहे हैं वो डेट्रीमेंटल है टू द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट, या फिर इंटरमीडियरी या पर्सन एसोसिएट विद सिक्योरिटी मार्केट कॉन्ट्रावेंशन कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ एक्ट, रूल्स, रेगुलेशन का, तो सेबी अपॉइंट करेगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेट करेगा, और वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बुक्स रिक्वायर कर सकता है, और कंपनी के ऑफिसर की ड्यूटी है कि वो बुक्स प्रोड्यूस करे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे, और वो बुक्स को अपनी कस्टडी में रख सकता है मैक्सिमम 6 मंथ के लिए, और उसके बाद रिटर्न करेगा और फिर से कॉल कर सकता है अगर ज़रूरत पड़ती है। वो किसी भी पर्सन को ओथ पर एग्जामिन कर सकता है,
और उसके जो स्टेटमेंट को है उसको राइटिंग में रिकॉर्ड करेंगे, उसके सामने रीड करेंगे और उसका साइन लिया जाएगा। प्लस सर्च एंड सीजर, अगर इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को लगता है कि बुक्स रिलेटिंग टू कंपनी, लिस्टेड कंपनी या फिर इंटरमीडियरी, इन सभी से रिलेटेड बुक्स लाइकली टू म्यूटिलेट, फॉल्सीफाई, डिस्ट्रॉय होने वाली है, तो वो सबसे पहले मजिस्ट्रेट या जज से अप्लीकेशन देगा ऑर्डर लेने के लिए, परमिशन लेने के लिए। मजिस्ट्रेट सेटिस्फाई हो जाता आफ्टर हियरिंग द इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी, परमिट कर देगा कंपनी को, इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी को सर्च एंड सीजर, और मैक्सिमम पीरियड ऑफ सीजर इज अप टू द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन। उसके बाद जब रिटर्न करेगा तो मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करेगा, और जो इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है वो कैन मेक अप्लीकेशन टू सीक द असिस्टेंस, हेल्प ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसर या पुलिस की हेल्प ले सकता है। लिस्टेड कंपनी में तभी सर्च एंड सीजर के लिए अलाउ किया जाएगा जब कंपनी इंगेज है इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन। और अगर आपने इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी का आंसर नहीं दिया क्वेश्चन का, या ओथ पर एग्जामिन करने से मना कर दिए, या फिर आप बुक्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, या आपको हियरिंग के लिए बुलाया गया आप अपीयर नहीं होते हैं, तो आप पर 1 साल की जेल प्लस 1 करोड़ का फाइन लग सकता है, या फिर प्लस 5 लाख रुपए पर डे अगर डिफ़ॉल्ट कंटिन्यू चल रहा है। दैट्स ए सेक्शन 11C। देयर आफ्टर 11D, सीजेस एंड डिसीज ऑर्डर, मतलब अगर सेबी को इंक्वायरी करने के बाद पता चल रहा है कि कोई भी पर्सन कॉन्ट्रावेंशन कर रहा है या करने वाला है, तो सेबी ऑर्डर पास करेगी सीजेस एंड डिसीज। लेकिन लिस्टेड कंपनी में तभी ऑर्डर पास करेगी जब कंपनी इंगेज है आपका इनसाइडर ट्रेडिंग और मार्केट मैनिपुलेशन में। दैट्स ए 11D। उसके बाद सेक्शन 12A, सेबी को पावर है कि सेबी डायरेक्शन इशू कर सकती है आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी। अगर सेबी को लगता है कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर जरूरी है, टू प्रिवेंट द अफेयर्स ऑफ द इंटरमीडियरी विच आर डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, अफेयर्स ऑफ द इंटरमीडियरी और एनी पर्सन दैट आर डेट्रीमेंटल टू इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर और सिक्योरिटी मार्केट, SM का मतलब सिक्योरिटी मार्केट, और टू सिक्योर प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ इंटरमीडियरी और एनी पर्सन एसोसिएट। तो डायरेक्शन किसको दे सकती है सेबी? पर्सन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12, दैट मीन्स इंटरमीडियरी, लिस्टेड कंपनी और एनी पर्सन एसोसिएट विद द सिक्योरिटी मार्केट। दैट्स ए डायरेक्शन। नेक्स्ट, सुपरसीड, सेबी को सेंट्रल गवर्नमेंट सुपर, अगर सेबी अपने फंक्शन डिस्चार्ज नहीं कर पा रही है या फिर सेबी सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन परसिस्टेंटली नॉन कंप्लायंस कर रही है या इन पब्लिक इंटरेस्ट में जरूरी है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के थ्रू सेबी को सुपरसीड कर सकती है। मैक्सिमम पीरियड ऑफ सुपरसीड रहेगा 6 मंथ का। इफेक्ट क्या होगा? जो एग्जिस्टिंग मेंबर है सेबी के ऑफिस वेकेट हो जाएगी। ऑल द फंक्शन ऑफ सेबी शैल बी एक्सरसाइज बाय द ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द सेबी शैल वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। जितनी भी प्रॉपर्टी है सेबी की वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वेस्ट हो जाएगी। दैट्स ए पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू सुपरसीड द सेबी। देयर आफ्टर पेनल्टी, सेक्शन 15A से 15HB वेरी इंपॉर्टेंट है। 15A सबसे पहले कॉमन पेनल्टी हर जगह जो नॉर्मली रहेगी, मिनिमम 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ रुपीज। 15A है कि अगर कोई भी पर्सन सेबी को रिटर्न फाइल इंफॉर्मेशन फर्निश नहीं करता या इनकरेक्ट इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देता है या फिर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करता है प्रिस्क्राइब मैनर में, तो उस पर कॉमन पेनल्टी अट्रैक होगी। नेक्स्ट 15B, अगर कोई भी पर्सन क्लाइंट से बिना एग्रीमेंट किए डील कर रहा है, लाइक ब्रोकर की ड्यूटी है कि उसको क्लाइंट्स के साथ पहले एग्रीमेंट करना है, उसके बाद क्लाइंट के साथ डील करना है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उस पर कॉमन पेनल्टी अट्रैक होगी। 15C, अगर फेल्यूअर टू रिड्रेस द इन्वेस्टर ग्रीवियंस बाय द लिस्टेड कंपनी और बाय द इंटरमीडियरी दैट मीन्स स्टॉक ब्रोकर, तो इस केस में कॉमन पेनल्टी अट्रैक होगी। नेक्स्ट इज द 15D, दैट मीन्स कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम, म्यूचुअल फंड कंपनियां अपनी स्कीम का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाती, लिस्टिंग नहीं करवाती है, या फिर
कलेक्टिव या फिर यूनिट सर्टिफिकेट डिस्पैच नहीं करती, या इन्वेस्टर के पैसे को इन्वेस्ट नहीं करती प्रेस्क्राइब मैनर में, या फिर वो अप्लीकेशन मनी रिफंड नहीं करती है जो रिक्वायर है रिफंड के लिए, तो उन पर कॉमन पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट 15E है एसेट मैनेजमेंट कंपनी पर जो मैनेजर होते हैं म्यूचुअल फंड के, जो मैनेजर होते हैं उन पर पेनल्टी, अगर वो ऐसी एक्टिविटी में इंगेज है जो रेस्ट्रिक्टेड है, जो वो काम नहीं कर सकते हैं वैसी काम कर रहे हैं जो सेबी रेगुलेशन में रेस्ट्रिक्टेड है, तो उन पर कॉमन पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। उसके बाद 15EA जो समरी सीट में नहीं दी गई है उसको जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। 15EA की पेनल्टी अट्रैक्ट होती है ऑन अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। ये इन्वेस्टमेंट करते हैं लिस्टेड कंपनियों के शेयर्स में, बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ये म्यूचुअल फंड की तरह। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड और रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फंड ट्रस्ट, अगर इनके लिए सेबी के अलग से रेगुलेशन बने, सभी के लिए अलग से रेगुलेशन, सभी तीनों के लिए, अगर वो सेबी रेगुलेशन का वायलेशन करते हैं तो इन पर पेनल्टी अट्रैक्ट होगी मिनिमम 1 लाख रुपीज विच में एक्सटेंड टू 1 लाख पर डे। मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़ और 3 times of profit made whichever is higher। फिर 15EB लिख लीजिएगा, पेनल्टी ऑन इन्वेस्टमेंट एडवाइजर और रिसर्च एनालिस्ट, और यहां पर इन पर कॉमन पेनल्टी है। अगर ये भी सेबी, इनके लिए भी सेबी के अलग से रेगुलेशन बने हैं, अगर वो सेबी रेगुलेशन का कॉन्ट्रावेंशन करती है तो इन पर भी कॉमन पेनल्टी अट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट 15F स्टॉक ब्रोकर पर पेनल्टी, अगर स्टॉक ब्रोकर कॉन्ट्रैक्ट नोट इशू नहीं करता है तो मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू, पहले ये कॉन्ट्रैक्ट नोट अमाउंट था अब ये हो गया है 1 करोड़ रुपए मैक्सिमम, मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज। सेकेंड, अगर वो डिलीवरी या सिक्योरिटी का पेमेंट नहीं करता, आपने शेयर बेचे, स्टॉक ब्रोकर ने आपके बिहाफ में शेयर मार्केट में बेच दिए, पेमेंट आया स्टॉक ब्रोकर के पास लेकिन वो पेमेंट आपको नहीं दे रहा है, आपका पैसा था वो नहीं दे रहा है, तो इस केस में कॉमन पेनल्टी अट्रैक्ट होगी मिनिमम 1 लाख, मैक्सिमम 1 लाख पर डे, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 1 करोड़। और अगर वो एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज करता है तो नॉट लेस देन 1 लाख, मिनिमम 1 लाख, और जो कि 5 times ऑफ एक्सेस ब्रोकरेज चार्ज विच एवर इज हायर। 15G इनसाइडर ट्रेडिंग, मतलब मैं खुद डील कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ अनपब्लिश प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन, या कम्युनिकेट कर रहा हूं दूसरे को ये इंफॉर्मेशन बता रहा हूं अनपब्लिश, लाइक कंपनी का फाइनेंशियल रिजल्ट आने वाला है उसके बारे में, लाइक कंपनी अमालगमेशन का प्रपोजल चल रहा है उसके बारे में, ये सभी प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। अगर ये इंफॉर्मेशन मैं किसी को कम्युनिकेट करता हूं या फिर मैं एडवाइस देता हूं इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर टू एक्वायर और सेल द शेयर, तो इस केस में मेरे अगेंस्ट में पनिशमेंट होगी मिनिमम 10 लाख की पेनल्टी विच में एक्सटेंड टू मैक्सिमम हो सकती है 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। 15H टेक ओवर कोड की पेनल्टी है कि जब भी अगर एक एक्वायरर अगर टारगेट कंपनी के शेयर एक्वायर करता है स्पेसिफाई परसेंटेज से ज़्यादा, तो उसको अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज करनी है स्टॉक एक्सचेंज के पास प्लस कंपनी के पास जिसके शेयर एक्वायर कर रहा है। अगर वो अपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग डिस्क्लोज नहीं करता है या फिर वो पब्लिक अनाउंसमेंट नहीं करता है टू एक्वायर द शेयर, पब्लिक अनाउंसमेंट करना जरूरी है शेयर खरीदने से पहले टारगेट कंपनी के, या फिर वो फेल टू सेंड द लेटर ऑफ ऑफर, वो लेटर ऑफ ऑफर नहीं भेजता है शेयर खरीदने से पहले, या कंसीडरेशन पेमेंट नहीं करता, मैंने आपसे शेयर खरीद लिए पेमेंट नहीं कर रहा हूं, तो मेरे ऊपर पेनल्टी अट्रैक्ट होगी सेम जो इनसाइडर ट्रेडिंग की है। नेक्स्ट इज द 15H ए फ्रॉडुलेंट ट्रेड प्रैक्टिस और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस, मैनिपुलेटिव डिवाइस का यूज करना, आर्टिफिशियल डिवाइस का यूज करना टू चीट द इन्वेस्टर, टू डिफ्रॉड द इन्वेस्टर, तो इस केस में पेनल्टी अट्रैक्ट होगी मिनिमम 5 लाख विच में एक्सटेंड टू 25 करोड़ और 3 times ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। और उसके बाद एक नई पेनल्टी आई है 15HAA हा, जिसमें यह लिखा हुआ है कि अगर आप अपने रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हो जिससे कि इन्वेस्टिगेशन पर इन्फ्लुएंस होता है, ऑब्स्ट्रक्शन होती है इन्वेस्टिगेशन प्रोसीडिंग में, ऑडिट प्रोसीडिंग में, या फिर आप जो डेटाबेस है सेबी के उसमें वायरस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या फिर अनऑथोराइज असेस कर रहे हैं, तो इस केस में
आप पर पेनल्टी अट्रैक होगी 15HAA में। 15HAA में पेनल्टी है 1 लाख रुपए, विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। तो ये भी पेनल्टी जरूर लिख लीजिएगा, समरी सीट अपडेट हो जाएगी आपकी। 15HAA डिस्ट्रक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट और डेटाबेस ऑफ द सेबी, सेबी के डेटाबेस को नुकसान पहुंचाना। मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 10 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। फिर 15HB जर्नल पनिशमेंट है कि अगर सेबी एक्ट में अगर कोई भी कॉन्ट्रावेंशन करते हैं और उसमें कोई स्पेसिफिक पेनल्टी नहीं दी गई है तो जर्नल पेनल्टी अट्रैक होगी मिनिमम 1 करोड़ विच में मिनिमम 1 लाख विच में एक्सटेंड टू 1 करोड़ रुपीज़। और उसके बाद सेक्शन 24 बोलता है कि अगर आप पेनल्टी जो इम्पोज हुई है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के द्वारा या सेबी के द्वारा उसको आप पेमेंट नहीं करते हैं तो अब आप पर प्रोसिक्यूशन होगा और अब आपको जेल जाना पड़ सकता है। मिनिमम 1 मंथ से लेकर 10 ईयर्स की जेल हो सकती है। 1 महीने रेंज कितना है देखिए, 1 महीना और 10 साल, 1 महीना और 10 साल की रेंज है। तो 1 महीने से लेकर 10 साल की जेल और 25 करोड़ का फाइन और बोथ हो सकता है। अब ये पेनल्टी एडजुडिकेट कौन करेगा? तो सेबी ना एडजुडिकेटिंग ऑफिसर अपॉइंट करेगी। ये सभी कॉमन प्रोविजन हैं जो आपको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में भी मिलेंगे, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर फॉर पेनल्टी के लिए। तो मैं अब सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट से आपको डील कर रहा हूं ये चीज़, क्योंकि कॉमन प्रोविजन है। सेबी अपॉइंट करेगी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डिवीजन चीफ एज ए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर, जिसका काम रहेगा इंक्वायरी करना, पेनल्टी इंपोज करना 15A से लेकर 15HB तक, आफ्टर गिविंग अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। और जब वो इंक्वायरी करेगी तो वो किसी भी पर्सन को समन इशू कर सकती है जिसको पता है, उस कॉन्ट्रावेंशन का नॉलेज है फैक्ट का, तो उसको समन और उसको रिक्वायर कर सकती है टू प्रोड्यूस द डॉक्यूमेंट और अदर थिंग जो उसके पोजीशन में है। और उसके बाद फिर वो पेनल्टी इंपोज करेगी और सेबी को पावर है कि सेबी पेनल्टी को इन्हांस कर सकती है। अगर सेबी को लगता है कि जो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर ने जो ऑर्डर पास किया है वो एरोनियस है, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, तो सेबी इस केस में ऑर्डर को कॉल करेगी और फिर से एग्जामिन करेगी और फिर अपॉर्चुनिटी देगी पार्टी को और फिर इन्हांस कर सकती है, पेनल्टी को बढ़ा सकती है। बट पेनल्टी इन्हांसमेंट का ऑर्डर कब तक पास कर सकती है? नहीं कर सकती। नो इन्हांसमेंट ऑफ पेनल्टी आफ्टर 3 मंथ फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ एडजुडिकेटिंग। जिस दिन एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने पेनल्टी लगाई थी उसके 3 महीने के बाद नहीं कर सकती। और अगर पेनल्टी के अगेंस्ट में अपील फाइल हो गई थी तो डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील उसके बाद नहीं कर सकती। मतलब दोनों में से जो डेट अर्लियर होगी उसके बाद फिर आप इन्हांस नहीं कर सकती सेबी। तो 2 डेट याद रखना है, 3 मंथ और डेट ऑफ डिस्पोजल ऑफ अपील बाय द सेट विच एवर डेट इज अर्लियर। उसके बाद फिर सेबी इन्हांसमेंट नहीं कर सकती पेनल्टी को। जब भी एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी पेनल्टी इंपोज करेगी तो 3 फैक्टर कंसीडर करेगी। डिसप्रपोर्शनेट गेन आपको कितना हुआ, लॉस इन्वेस्टर को कितना हुआ और रिपीटेटिव नेचर ऑफ डिफॉल्ट, ये 3 फैक्टर कंसीडर करेगी। अब सेट का प्रोविजन आता है। इसके बाद सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल, वापस अपन आते हैं सेबी एक्ट में। सिक्योरिटी अपीलेट ट्रिब्यूनल सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेब्लिश करेगी थ्रू नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गजट, जिसमें एक प्रेसाइडिंग ऑफिसर रहेगा, कुछ जुडिशियल मेंबर और कुछ टेक्निकल मेंबर जिसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। प्रेसाइडिंग ऑफिसर की क्वालिफिकेशन कि वो जज ऑफ इज और हैज बीन द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट या इज और हैज बीन द जज ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट या फिर जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर ए पीरियड ऑफ 7 ईयर। और जुडिशियल मेंबर की एक क्वालिफिकेशन है जज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ जज फॉर 5 ईयर। और टेक्निकल मेंबर की क्वालिफिकेशन है कि वो सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी एनी डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर उसके पास स्टैंडिंग और इंटीग्रिटी है, 15 साल का नॉलेज और एक्सपीरियंस है सिक्योरिटी मार्केट का, इंक्लूडिंग फाइनेंस सेक्टर, इंक्लूडिंग इंश्योरेंस मैटर, इन सभी फील्ड का नॉलेज और एक्सपीरियंस है 15 साल का। जो प्रेसिडेंट और जुडिशियल मेंबर है ना, इसकी अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्ट विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उसके नॉमिनी से कंसल्ट करने के बाद। और जो टेक्निकल मेंबर है उनकी अपॉइंटमेंट ना सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी इन कंसल्ट विद द ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द
सर्च कम सिलेक्शन कमेटी, एक कमेटी बनेगी जो रिकमेंडेशन देगी टेक्निकल मेंबर की के मेंबर के अपॉइंटमेंट के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट को। और उस सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में एक चेयरमैन रहेगा। चेयरमैन कौन रहेगा? जो सेट का प्रेसिडेंट है ना, वही चेयरमैन बनेगा। एक मेंबर रहेगा सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, एक मेंबर रहेगा सेक्रेटरी ऑफ लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट, और एक मेंबर रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। इनका काम है रिकमेंडेशन देना। लेकिन अगर इनके अपॉइंटमेंट में कोई डिफेक्ट है या वो जो पर्सन अपॉइंट हुए ना वो क्वालिफाई नहीं है कमेटी में जो पर्सन अपॉइंट हुए ना वो अगर उनके अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, तो इस केस में टेक्निकल मेंबर की अपॉइंटमेंट डिफेक्टिव नहीं होगी, टेक्निकल मेंबर की अपॉइंटमेंट तो वैलिड रहेगी। सेट जो भी जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करेगी बेंचेस के थ्रू करेगी। एक बेंच में 2 मेंबर रहेंगे, जिसमें से एक जुडिशियल रहेगा, एक टेक्निकल मेंबर रहेगा। प्रिंसिपल बेंच जो रहेगी सेबी की वो सेट की वो मुंबई में रहेगी, और सच अदर प्लेस जो डिसाइड किया जाएगा। अगर प्रेसिडेंट की टेम्परेरी वैकेंसी अराइज होती है तो सीनियर या परमानेंट वैकेंसी अराइज होती है, तो जब तक नया चेयरमैन नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक के लिए अगर इस प्रेसिडेंट की अगर वैकेंसी अराइज होती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट नया अपॉइंट करेगी। लेकिन जब तक नहीं अपॉइंट हो पाता है तब तक जो सीनियर जुडिशियल मेंबर सेल होल्ड द ऑफिस ऑफ, मतलब वो डिस्चार्ज करेगा फंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट की ड्यूटी को कौन डिस्चार्ज करेगा? सीनियर जुडिशियल मेंबर, जब तक कि नया प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं हो जाता। अच्छा, टेन्योर क्या रहेगी इन सभी की? जो प्रेसिडेंट, जुडिशियल मेंबर, टेक्निकल मेंबर है, 5 ईयर और 70 ईयर एज विच एवर डेट इज अर्लियर। रेजिनेशन कि जो सेट के जितने भी मेंबर हैं वो कभी भी रिजाइन दे सकते हैं बाय गिविंग ए रिटन लेटर एड्रेस टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत परमिट करे तो उनकी रिजाइन तुरंत इफेक्टिव हो जाएगी। अदरवाइज 3 डेट देखा जाएगा, 3 मंथ की नोटिस के बाद रिजाइन इफेक्टिव होगी, या जिस दिन नया पर्सन अपॉइंट हुआ उसकी जगह सेंट्रल गवर्नमेंट ने मेरी जगह जिस दिन नया पर्सन अपॉइंट कर दिया तो इस केस में मेरी रिजाइन उस डेट को इफेक्टिव हो जाएगी। या फिर जिस दिन मेरी टर्म एक्सपायर हो गई, मेरी ओरिजिनल जो टेन्योर थी उस दिन अगर मैं एक्सपायर हो गई है तो मेरी ऑफिस वेकेट, मतलब तीनों में से जो डेट अर्लियर होगी उस दिन मेरी रिजाइन फिर इफेक्टिव। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत परमिट कर दे तो तुरंत, नहीं तो 3 डेट देखना है, तीनों में से जो डेट अर्लियर होगी उस दिन मेरी रिजाइन इफेक्टिव हो जाएगी। डिस्क्वालिफिकेशन, सेट के मेंबर कौन नहीं बन सकते? जो सेबी के मेंबर हैं, जो IRDA के मेंबर हैं, जो पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी के मेंबर हैं, और जो वहाँ पर सीनियर मैनेजमेंट के लेवल पर है, लाइक CEO की पोस्ट में है, सेबी का जो सीनियर मैनेजमेंट की पोस्ट में है, वो पर्सन ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ ऑफिस सेट के मेंबर नहीं बन सकते। और आफ्टर सीजेशन ऑफ 2 ईयर, मतलब जिस दिन उनकी सेबी से या IRDA से ऑफिस खत्म होती है उसके 2 साल तक वो सेट के मेंबर नहीं बन सकते हैं। नेक्स्ट, रिमूवल। सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर मेकिंग इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट का जज इंक्वायरी करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट रिमूव कर सकती है 5 ग्राउंड: इंसॉल्वेंट, फिजिकली मेंटल इनकेपेबल, ऑफेंस, मॉरल टर्पिट्यूड, 4th एब्यूज हिज पोजीशन, एंड 5th इज द फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट एक्वायर हो गया मेंबर का। लेकिन लास्ट वाले 2 ग्राउंड में जो एब्यूज हिज पोजीशन और फाइनेंशियल इंटरेस्ट है उसमें अपॉर्चुनिटी दी जाएगी, उसके बाद रिमूव किया जाएगा। सेट के पास सेम पावर होंगे जो सिविल कोर्ट को होते हैं: समन इशू करना, रिक्वायरिंग प्रोडक्शन डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट, रिव्यू इट्स डिसीजन, डिसमिसल, रिप्रेजेंटेशन फॉर डिफॉल्ट या एक्स पार्टी डिसीजन देना, सेट असाइड करना, जो डिसमिसल केस डिसमिस कर दिया उसको सेट असाइड करना। ये सभी पावर जो सिविल कोर्ट को हैं अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, वो सभी पावर सेट के पास रहेंगे। और अगर कोई केस एक बेंच लाइक दिल्ली बेंच में, जो दिल्ली की सेट की बेंच है वहाँ पर केस चल रहा है मेरी कंपनी का, तो मैं खुद अप्लीकेशन दे सकता हूँ प्रेसिडेंट को, जो सेट का प्रेसिडेंट, कि मेरे केस को ना मुंबई बेंच में ट्रांसफ़र कर दिया जाए, दिल्ली की जगह मुंबई बेंच में। तो सेट ना दूसरे पार्टी को, क्योंकि केस 2 जन के बीच में चल रहा है, मेरा इन्वेस्टर के अगेंस्ट में केस चल रहा है, तो दूसरे पार्टी को सेबी नोटिस देगी
लाइक अगर मैंने अब कंपनी ने एप्लीकेशन दिया तो कंपनी इन्वेस्टर को नोटिस देगी कि भैया ऐसा एप्लीकेशन आया है, और आफ्टर हियरिंग सेबी का जो प्रेसिडेंट है वो दूसरे बेंच में ट्रांसफ़र कर सकता है उस केस को, और सुओ मोटो भी कर सकता है प्रेसिडेंट, एक बेंच से दूसरे बेंच में केस को ट्रांसफ़र कर सकता है। फर्दर अगर कोई ऐसा मैटर सेबी के पास पेंडिंग है जिसमें 2 मेंबर है बेंच में और दोनों के बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो रही है किसी पॉइंट में, तो उस पॉइंट को रिफर किया जाएगा प्रेसिडेंट के पास। बेंच जो बेंच है ना सेबी की, वो रिफर करेगी प्रेसिडेंट को। प्रेसिडेंट उस मैटर को या तो खुद हियर करेगा उस पॉइंट को, या फिर वो दूसरे बेंच के मेंबर को रेफर करेगा कि आप लोग की क्या ओपिनियन है इस पॉइंट के बारे में, और फिर फाइनल उसका डिसीजन लिया जाएगा। जो मेजोरिटी की ओपिनियन रहेगी वो फाइनल उसका डिसीजन लिया जाएगा, इंक्लूडिंग दो पहले मेंबर हियर कर चुके हैं उनकी भी ओपिनियन को इंक्लूड करते हुए जो मेजोरिटी की ओपिनियन होगी वो ओपिनियन फाइनल डिसीजन के रूप में कन्वर्ट होगी। फिर राइट टू जो अपील अपन सेट के पास फाइल किए हैं वो अपन खुद अपीयर हो सकते हैं, या फिर अपन हेल्प ले सकते हैं सीए, सीएस, कॉस्ट अकाउंटेंट, लीगल प्रैक्टिशनर या एनी ऑफिसर जो मेरा एम्प्लॉय होगा टू प्रेजेंट द केस बिफोर द अपीलेट ट्रिब्यूनल। सिविल कोर्ट के पास कोई अगर इस एक्ट में स्पेसिफिक पावर दिया गया है किसी केस को इंटरटेन करने का सेट के पास या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास, तो उस केस को सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं कर सकता है। उसके बाद कुछ कॉमन प्रोविजन, अपील टू सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में भी सेम प्रोविजन है। अगर आप सेबी के ऑर्डर से या आप आईआरडीए के ऑर्डर से या फिर आप पीआरडीए के ऑर्डर से, पेंशन रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी या एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं है, तो आप सेट के पास अपील फाइल कर सकते हैं विद इन 45 डेज के अंदर। प्लस एक्सटेंशन हो सकता है, अगर आप सफिशिएंट रीजन शो करते हैं तो 45 डेज के बाद भी आपकी अपील को एक्सेप्ट किया जा सकता है। सेट इंक्वायरी करेगी, अपॉर्चुनिटी देगी, ऑर्डर पास करेगी, कंफर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड। सेट सेल ट्राई टू डिस्पोज ऑफ द अपील विद इन 6 मंथ, कोशिश करेगी कि वो 6 महीने के अंदर अपील को डिस्पोज ऑफ कर सके। ये हो गया अपील टू सेट, जो सेम प्रोविजन है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन। फिर सेकेंड है कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, सेम कॉमन प्रोविजन है सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट में भी और सेबी में, कि अगर आपने ऑफेंस कर लिया है और आपको लग रहा है कि मेरे अगेंस्ट में अब प्रोसिक्यूशन होने वाला है या इनिशिएट हो भी चुका है, नोटिस आ गई है, तो अब आप चाहो तो कंपाउंडिंग के लिए, मतलब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, आप अपनी गलती मान सकते हो। इस केस में आपको छोड़ दिया जाएगा, आपको रिलीफ दे दी जाएगी, आपके अगेंस्ट में कोई प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। कंपाउंडिंग 2 ऑफेंस की हो सकती है, ऑफेंस विच आर पनिशेबल विथ फाइन ओनली या ऑफेंस विच आर पनिशेबल विथ फाइन और इम्प्रीजमेंट और बोथ। बट 2 ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकते, ऐसे ऑफेंस जिसमें केवल इम्प्रीजमेंट होती है या फिर ऐसे ऑफेंस जिसमें फाइन एंड इम्प्रीजमेंट होती है, वो ऑफेंस कंपाउंड नहीं हो सकते। कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन अपन कभी भी दे सकते हैं, इवन बिफोर इंस्टीट्यूशन ऑफ प्रोसिक्यूशन और ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ प्रोसिक्यूशन भी, मतलब कोर्ट में केस पेंडिंग चल रहा है उस समय भी हम कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं। और कंपाउंडिंग के लिए एप्लीकेशन कंपाउंडिंग अथॉरिटी को दी जाएगी, वो कौन रहेगी, या तो सेट या फिर कोर्ट जिसके सामने प्रोसीडिंग पेंडिंग चल रही है। उसके बाद अपील टू सुप्रीम कोर्ट, अगर आप सेट के ऑर्डर से सेटिस्फाई नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट में 60 डेज के अंदर अपील फाइल कर सकते हैं। प्लस एक्सटेंशन हो सकता है 60 डे का, ओनली ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ के बेसिस पर अपील फाइल की जा सकती है। पावर ऑफ सेट सेम है, जो मैंने अभी बताया था, जो सिविल कोर्ट को पावर होते हैं वो पावर रहेंगे। रिकवरी ऑफ पेनल्टी वेरी इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 28A सेबी एक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट है रिकवरी ऑफ पेनल्टी। नेक्स्ट सेक्शन 28A वेरी इंपॉर्टेंट है, रिकवरी ऑफ पेनल्टी। ये 23J भी जो है ना सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में लॉ दिया गया है, सेम 28A में सेबी एक्ट में लॉ दिया गया है ना। कंसेप्ट समझ आइए, बहुत सिंपल सा है। इसमें यही दिया गया है कि अगर जो पेनल्टी इम्पोज की गई है वो अगर पे नहीं हो रही है, या सेबी को जो फीस ड्यू है वो पे नहीं हो रही है, लिस्टिंग फीस हो गई, कंपनी लिस्टिंग फीस पे नहीं कर रही, या फिर अगर डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर, मतलब कोई आपने अनड्यू गेन एडवांटेज कमाया था, लाइक आपने मार्केट मैनिपुलेशन किया और उसमें आपने 50 करोड़ रुपए कमाए, तो उसको रिफंड करने का ऑर्डर सेबी ने दिया कि आपने जितना कमाया है वो रिफंड करो, डिसगॉर्जमेंट ऑर्डर।
या कोई मनी रिफंड करने के लिए सेबी ने बोला है, ये सभी अमाउंट अगर आप नहीं पे कर रहे हैं तो सेबी एक रिकवरी ऑफिसर अपॉइंट करेगी अपने ऑफिसर में से, जो कि एक स्टेटमेंट ड्रॉ करेगा अंडर हिज सिग्नेचर और उसमें वो अमाउंट स्पेसिफाई करेगा और फिर वो रिकवर करेगा जो अमाउंट स्पेसिफाई की गई है उस स्टेटमेंट में फ्रॉम वन और मोर मोड। द फर्स्ट इज द अटैचमेंट एंड सेल ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी, सेकेंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, थर्ड बैंक अकाउंट अटैच करना, फोर्थ इज द अरेस्ट कर लेना पर्सन को और उसको डिटेंशन कर लेना, एंड फिफ्थ इज द अपॉइंट ए रिसीवर मैनेजर फॉर मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन। एक्सप्लेनेशन में दिया गया कि जो पर्सन की मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी होगी इंक्लूडिंग बैंक उसमें इंक्लूड होगा, अगर उस पर्सन ने अपनी इस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर दिया है अपने स्पाउस को या अपने माइनर चाइल्ड को या फिर सन्स वाइफ को या सन्स के माइनर चाइल्ड को ट्रांसफर कर दिया है फॉर नॉट ए इन एडवोकेट कंसीडरेशन, मतलब इन एडवोकेट कंसीडरेशन में ट्रांसफर नहीं किया, मतलब विदाउट कंसीडरेशन में अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उसने अपनी प्रॉपर्टी अपने वाइफ के नाम पर या उस अपने माइनर चाइल्ड के नाम पर ट्रांसफर कर दी, इन चार पर्सन के नाम पर जो याद रखने आपको, स्पाउस, माइनर चाइल्ड, सन्स वाइफ और सन्स का माइनर चाइल्ड, तो ये प्रॉपर्टी अभी भी मानी जाएगी कि वो प्रॉपर्टी किसकी है, उसी पर्सन की है और रिकवरी ऑफिसर वो प्रॉपर्टी से रिकवरी कर सकता है। और इवन अगर ये जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हुई थी तो माइनर सन था या सन का जो चाइल्ड था वो माइनर सन था, तो अगर भले ही वो मेजर भी हो जाता है तो भी कंटिन्यू वो प्रॉपर्टी लायबल रहेगी अटैचमेंट के लिए। प्लस रिकवरी ऑफिसर को पावर दिया गया है कि वो लोकल डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प ले सकता है रिकवरी करते समय। प्लस ये दिया गया है रिकवरी ऑफिसर के पास सेम प्रोसीजर अप्लाई करेगा जो इनकम टैक्स एक्ट में टैक्स रिकवरी ऑफिसर के पास पावर रहता है, वो से भी वही प्रोसीजर अप्लाई होगी यहाँ पर रिकवरी करने के लिए, इनकम टैक्स एक्ट अप्लाई होगा। और लास्ट पॉइंट ये दिया गया है कि जो डिसगॉर्जमेंट वाली अमाउंट है ना 11B, मतलब डिसगॉर्जमेंट मतलब अनड्यू एडवांटेज, जो आपने इलीगल प्रॉफिट कमाया है जो एसेट है ना उसमें से सबसे पहला क्लेम इसी का रहेगा, ये रिकवर किया जाएगा। भले ही दूसरा लॉ कोई भी कुछ बोलता हो, एनी अदर लॉ, कोई दूसरा लॉ कुछ भी बोलता हो उससे मतलब नहीं है, पहले डिसगॉर्जमेंट ऑफ अमाउंट को रिकवर किया जाएगा। भले ही इनकम टैक्स एक्ट बोलता है कि सबसे पहले टैक्स रिकवरी होगी, लेकिन टैक्स रिकवरी नहीं होगी, सबसे पहले डिसगॉर्जमेंट ऑफ जो अमाउंट है उसको रिकवर किया जाएगा जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है। डेट्स इज सेक्शन 28A। उसके बाद एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस हुआ 28B, कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। इसमें सिंपल सा मतलब है कि अगर एक्स है जिसने डिफ़ॉल्ट किया था और उस पर पेनल्टी इम्पोज हो गई है, अब उसकी डेथ हो गई है तो उसका लीगल हियर लायबल रहेगा उस पेनल्टी को पे करने के लिए। लेकिन अगर डेथ होने से पहले पेनल्टी इम्पोज नहीं हुई थी तो फिर अब लीगल हियर पर पेनल्टी इम्पोज नहीं हो सकती। डेथ होने से पहले पेनल्टी इम्पोज हो जानी चाहिए तो फिर लीगल हियर लायबल रहेगा। टू द एक्सटेंट लाइबिलिटी कितनी रहेगी, टू द एक्सटेंट जितना उसको डिसीज पर्सन से मिला है, स्टेट एसेट मिली है, और अगर उस एसेट को ये लीगल हियर अगर डिस्पोज ऑफ या चार्ज क्रिएट कर देता है लोन लेकर एज सिक्योरिटी में दे देता है तो ये अपने पर्सनल जेब से पे करेगा। टू द एक्सटेंट वैल्यू ऑफ स्टेट, जितनी वैल्यू थी उस एसेट की, मतलब वो पर्सनली अपने जेब से तो नहीं करेगा, जितनी स्टेट प्रॉपर्टी की वैल्यू है उतने अमाउंट के लिए वो लायबल रहेगा। और रिकवरी अगर पेनल्टी इंपोज हो गई है या कोई भी फीस ड्यू है इस पर्सन से और इसकी डेथ हो गई है तो वो रिकवरी की प्रोसीडिंग अब लीगल हियर के अगेंस्ट में कंटिन्यू चलेगी। इसके बारे में लॉ दिया गया है 28B, कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग। उसके बाद सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग, जो कि दोनों एक्ट में कॉमन प्रोविजन है कि अगर कोई भी पर्सन जिसके अगेंस्ट में उसने ऑफेंस किया और पेनल्टी इम्पोज हो गई है या होने वाली है, पेनल्टी प्रोसीडिंग इनिशिएट हो चुकी है या होने वाली है, या सेबी ने इंक्वायरी कर ली है आपके अगेंस्ट में प्रोसीडिंग करने वाली है, तो आप उससे पहले ही एप्लीकेशन दे सकते हैं सेबी को सेटलमेंट करने के लिए, उस प्रोसीडिंग को ख़त्म करने के लिए। और सेबी आपकी प्रोसीडिंग को सेटल कर सकती है
आफ्टर कंसीडरिंग द नेचर ऑफ डिफॉल्ट, ग्रेविटी ऑफ डिफॉल्ट और इम्पैक्ट ऑफ डिफॉल्ट को कंसीडर करते हुए सेबी एग्री हो सकती है और टू सेटल द प्रोसीडिंग, कि आपके ऑफ प्रोसीडिंग को ख़त्म कर दिया जाए, कोई प्रोसीडिंग अब आगे नहीं चलेगी। ऑन पेमेंट ऑफ सेटलमेंट फीस, आपको सेटलमेंट फीस पे करनी पड़ेगी, और जो सेटलमेंट होगा उसके लिए अलग से सेबी में रेगुलेशन दिया गया है सेटलमेंट के लिए, तो उस रेगुलेशन का, सेबी रेगुलेशन का कंप्लायंस करते हुए सेटलमेंट की जाएगी। और एक बार सेटलमेंट हो गया तो उसके अगेंस्ट में कोई अपील फाइल नहीं हो सकती, नो अपील। दैट्स ए सेटलमेंट ऑफ प्रोसीडिंग। स्पेशल कोर्ट जो सेम है सेबी एक्ट में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पीडी ट्रायल ऑफ ऑफेंस अंडर दिस एक्ट वन और मोर स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश या डेजिनेट करेगी, और जिसमें जज कौन रहेगा, जो सेशन जज और एडिशनल सेशन जज है वही यहाँ का जज अपॉइंट होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी इन कंसल्ट विद चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट से कंसल्ट करने के बाद। और इस एक्ट में जो भी ऑफेंस होंगे उसका ट्रायल स्पेशल कोर्ट करेगी। स्पेशल कोर्ट कोई भी ऑफेंस का ट्रायल सुओ मोटो नहीं कर सकती, जब तक सेबी कंप्लेन नहीं करेगी तब तक वो सुओ मोटो नहीं कर सकती है। और स्पेशल कोर्ट को डीम टू बी कोर्ट ऑफ सेशन माना जाएगा अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो कोर्ट ऑफ सेशन है, और जो पर्सन प्रोसिक्यूटर है, जो गवर्नमेंट का सेबी का लॉयर है, उसे पब्लिक प्रोसिक्यूटर माना जाएगा, और उसकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए 7 साल हो गया उसको एडवोकेट की प्रैक्टिस करते हुए, या फिर वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में लीगल डिपार्टमेंट में था, 7 साल हो चुके हैं उसे, वही प्रोसिक्यूटर बन सकता है। ये था स्पेशल कोर्ट का लॉ। तो ये सभी कॉमन प्रोविजन थे आपके। अपील टू सेट कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस, एडजुडिकेशन ऑफ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी फॉर पेनल्टी इम्पोज, सेटलमेंट ऑफ ऑफेंस, अपील टू सुप्रीम कोर्ट, पावर ऑफ सेट, रिकवरी ऑफ पेनल्टी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्पेशल कोर्ट। और एक और पॉइंट लिख लीजिए, कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कंटिन्यूशन ऑफ प्रोसीडिंग अगेंस्ट द, ये सभी कॉमन प्रोविजन है, और ये सभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आप देखेंगे कई बार ये रिपीटेटिव क्वेश्चन आते हैं इन सभी से, इसलिए मैंने यहाँ पर सेबी एक्ट में इसको कवर नहीं किया, इसको सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में कवर कर लिया है। इसके बाद कुछ छोटे क्वेश्चन हैं जो हर एक्ट में हैं। ऑफेंस बाय कंपनी, इसमें यही दिया है कि अगर सेबी एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन कंपनी की है तो कंपनी तो लायबल रहेगी, उसके साथ हर वो पर्सन जो कंपनी के मैनेजमेंट और अफेयर को कंडक्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो लायबल रहेगा। लेकिन अगर वो पर्सन प्रूफ कर देता है कि वो कॉन्ट्रावेंशन उसके बिना नॉलेज के हुआ है, या उसने बहुत कोशिश की थी उस कॉन्ट्रावेंशन को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, तो इस केस में वो उस पर कोई लायबिलिटी अट्रैक्ट नहीं होगी। दैट्स ए सेक्शन 27। कंपनी इंक्लूड, यहाँ पर कंपनी में इंक्लूड होगा फर्म, तो अगर फर्म ने कॉन्ट्रावेंशन किया तो उसके सभी पार्टनर भी लायबल रहेंगे, उनके अगेंस्ट में भी पनिशमेंट अट्रैक्ट होगी। नेक्स्ट एक इम्यूनिटी का सेक्शन है। इसमें क्या हुआ है कि अगर आपने ऑफेंस कर दिया और खुद जाकर सेबी को आप डिस्क्लोज कर देते हो कि मेरे से गलती हो गई, तो सेबी ना अपनी रिकमेंडेशन भेजेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को कि भैया इसको ना इम्यूनिटी दे दो, इसको रिलीफ दे दो, ये पर्सन ने सब कुछ गुड फेथ में अपनी गलती मान ली, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसे इम्यूनिटी ग्रांट कर देगी। अब उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग इनिशिएट नहीं होगी, कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ कंडीशन लगाएगी आप पर, वो कंडीशन आपको कंप्लाई करना है। अगर आपने वो कंडीशन कंप्लाई नहीं की तो आपकी इम्यूनिटी कैंसिल हो जाएगी और आप पर फिर से प्रोसीडिंग जो होनी चाहिए वो इनिशिएट हो जाएगी। दैट्स ए पावर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू ग्रांट द इम्यूनिटी। और एक सेक्शन 12A है, मैनिपुलेटिव और डिसेप्टिव डिवाइस का यूज़ नहीं कर सकते। लाइक म्यूचुअल फंड कंपनी आपको बोल रही है कि आप 2 महीने इन्वेस्ट करिए, हम आपको 50% रिटर्न देंगे, गारंटी बोल रही है, तो इन्वेस्टर के साथ डिफ्रॉड कर रही है कि स्कीम लॉन्च करके, तो ये सभी मैनिपुलेटिव डिवाइस है। लाइक लिस्टेड कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं वो जानबूझकर फिक्टिशियस बायर खड़े कर दिए शेयर की प्राइस को अपर करने के लिए, तो वो ऐसे डिवाइस, ऐसे यंत्र का यूज कर रही है जिससे कि इन्वेस्टर को डिफ्रॉड हो जाए। तो
तो उनके अगेंस्ट में पनिशमेंट अट्रैक्ट होगी। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस या मैनुपुलेटिव डिवाइस के अगेंस्ट में 15 एच ए अपन किए थे। 15 एच ए मिनिमम 5 लाख रुपए, मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड विच एवर इज हायर। और इनसाइडर ट्रेडिंग की पेनल्टी थी 15 जी में मिनिमम 10 लाख रुपए और मैक्सिमम 25 करोड़ और 3 टाइम्स ऑफ प्रॉफिट मेड। दैट्स इज सेक्शन 12A। तो यहाँ पर अपना पूरा सेबी एक्ट और अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के भी आपके 7-8 प्रोविजन कंप्लीट हो गए हैं। तो वीडियो लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो, और कमेंट करिएगा अगर कोई सजेशन है तो मेरे को बहुत खुशी होगी अगर आप लोग मुझे सजेशन देंगे कि आगे और मुझे क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है, जिससे कि आगे के जो लेक्चर हैं रिवीजन लेक्चर उसमें मैं उसको इनकॉर्पोरेट कर सकूं। थैंक यू।